सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। रोबोटिक वॉइस आ रही है क्या? ओके ओके। अभी वॉइस सही है? अभी को नहीं कर रहा होगा। ओके 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 ओके। अभी कंफर्म करना। अभी वॉइस सही है? अभी को नहीं कर रहा होगा। ओके 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 ओके। चलो भाई, तो शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके। आज करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। ट्रैविस हेड के आउट होने के लिए घोर तपस्या। अरे सिस्टम फाड़ देंगे। ट्रैविस हेड को आने तो आज सिस्टम फाड़ देंगे उसका आज। ठीक है, चलो। सर थंबनेल में मेलोनी भाभी होना था। अच्छा। चलो, तो शुरू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। किया जाए फिर। तो हुआ क्या, एक दिन जो है दुनिया में विश्व युद्ध हो गया। कौन सा? पहला वाला। ठीक है, तो एक दिन दुनिया में विश्व युद्ध हो गया। 1914 की बात है ये। वहीं बगल में बैठे थे, लड़ गए आपस में कुछ देश। समझाने की कोशिश करी लेकिन माने ही नहीं। हमने कहा लड़ो फिर। 4 साल तक लड़ते रहे, 1918 तक। हमने कहा बस हो गया, अब आ जाओ जरा वर्साइलेस में। तो वर्साइलेस में सबको बुलाए। ठीक है, और वर्साइलेस में बुला के इनसे जो है एक ट्रीटी काइंड ऑफ साइन करवाई और एक लीग बनाई, लीग ऑफ नेशंस। हमने कहा अब मत लड़ना, ठीक? तो बोले ठीक। लेकिन कहाँ सुधरने वाले थे ये? फिर लड़ गए। फिर लड़ गए ये। आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू हो गया कब? 1939 से 45। हमने कहा अभी भी नहीं मान रहे हो, फिर आ जाओ तुम लोग। फिर इनको बुलाए। कहाँ पे इस बार बुलाए? इस बार इनको सैन फ्रांसिस्को में बुलाए। ठीक है, इस बार इनको सैन फ्रांसिस्को में बुलाए। हमने कहा इस बार जो है कायदे से शांति का परिचय दो और एक चार्टर साइन कर लो सारे देशों का। उसको बोला गया यूएन चार्टर। ठीक है, पास किया गया इसको 1945 में। मतलब सैन फ्रांसिस्को में तो 50 कंट्रीज़ आई थी। ठीक है, 50 कंट्रीज़ आई थी, पोलैंड नहीं आया था। लेकिन 51 कंट्रीज़ ने इसको बाद में रेटिफाई किया। अक्टूबर 1945 में ये काइंड ऑफ एक तरह से लागू होता है, अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो 50 मेंबर आते हैं सैन फ्रांसिस्को में, बट साइन एक तरह से मतलब पोलैंड नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो 51 हो जाता है। ठीक, क्लियर है बात इतनी कि पहला विश्व युद्ध हुआ, लीग ऑफ नेशंस बनवाई, नहीं माने। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। वर्साइलेस कहाँ पड़ती है? ये फ्रांस में जगह पड़ती है। ठीक है, फिर लड़ो बैठे। अक्टूबर 1939 से 45 को आपको पता है ना, अलाइड पावर और एक्सिस पावर। फिर इनको बुला के अभी ये साइन करवा रहे हैं। अब देखते हैं कब तक मानते हैं। नहीं मानेंगे तो फिर कोई और ट्रीटी साइन करवानी पड़ेगी, है ना। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में। लोगो इसका है, इसमें ग्लोब दिखेगा, भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलिव की ब्रांचेस होंगी, दैट इज कॉल्ड एज जैतून। ठीक है, ये आप देख पा रहेंगे। तो ये ग्लोब है एंड ये आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, ऑलिव के ब्रांचेस। ठीक है, तो ये है जैतून, जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्लियर? देन अगर बात करें इसका नेमिंग किसने किया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था।
ठीक है। एंड सेक्रेटरी जनरल इसके करंट में है। सेक्रेटरी जनरल एक सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है इसमें यूनाइटेड नेशन में। तो वो अभी पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके पास है, उनका नाम है अंटोनियो ग्यूटेरेस, ठीक है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से कंफ्यूज मत कर देना, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसका नेमिंग किया था। एंड ये सेक्रेटरी जनरल हैं जो अंटोनियो गुटेरेस, ये पोर्चुगल के, जहाँ से आपके क्रिस्टियानो कौन क्या वो लड़का बोल रहा था कल, रेनाल्डो क्या बोल रहा था, रेनाल्डो, मेसी को तो मौसी बोल रहा था, रेनाल्डो क्या बोल रहा था, रिनाल्डो ना, तो जहाँ से रिनाल्डो है वहीं से, ठीक है। टोटल अभी 193 कंट्रीज़ है। 51 ने तो इसको रेटिफाई किया था जब ये इनिशियली आया था अक्टूबर 1945 में, लेकिन अभी प्रेजेंट में 193 यानी ऑलमोस्ट ऑल सभी कंट्रीज इसका मेंबर हैं। सबसे नया मेंबर है 2011 में साउथ सूडान, तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इसका मेंबर है। देन अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन के 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड सेक्रेटेरिएट यानी यूएन सेक्रेटेरिएट, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 6 सेक्रेटेरिएट हैं। अब इसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ जो आप पढ़ते हैं, लेकिन ये वो कॉम्पोनेंट नहीं है। कॉम्पोनेंट ये हैं आपके यूएनजीए, यूएनएससी, यूएनईएससी, यूएनटीसी, यूएन सेक्रेटेरिएट और आईसीजे। यूएन जो आपका ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये तो अब अबॉलिश किया जा चुका है 1994 ऑनवर्ड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल का है, सस्पेंडेड ऑन 1 नवंबर 1994। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है 1994, ठीक है। विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ, विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ। तो है क्या ना, इस कंट्री इस ये जो मेन ट्रस्टीशिप काउंसिल है इससे सबका कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है कि भाई जो लड़ाई वगैरह हो रही है उनका समझौता करवाएगा ये। जनरल असेंबली इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट वगैरह करेगा, ठीक है। सबका मतलब अलग अलग काम है। तो इसी तरह से ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये काम था, इट यूज टू लुक आफ्टर दी कंट्रीज जो कि इम्पीरियलिज्म फेस कर रही हैं, यानी कि किसी ना किसी के गुलाम है, जैसे हम गुलाम थे, ठीक है, किसके, तो नाइजर से। प्राइम मेडिटेरेनियन क्या होता है भाई ये, चलो तो कहाँ पे थे। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम यही था कि जो देश गुलाम हैं उनको देखना। तो अब क्योंकि कोई देश गुलाम है नहीं, पालाऊ वॉज द लास्ट वन 1 नवंबर 1994 में, तो अब इसको अबॉलिश किया जा चुका है, ठीक है। आईसीजे में ध्यान रखना है, इसमें 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, 9 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बोथ दी जनरल असेंबली एंड दी सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में इनको वो किया जाता है। एंड इट इज़ बेस्ड इन दी हेग, मतलब कि हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। ये आपका हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। देन बात करें अगर यूएनएससी की, दैट इज़ इसकी बात बाद में करेंगे अभी डिटेल में। यूएनजीए की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल 193 मेंबर कंट्रीज, यानी कि जितनी भी, ठीक है, ऑल कंट्रीज आर इट्स पार्ट, सारे देश इसका हिस्सा हैं यूएनजीए का। एंड विद 1 वोट, सबके पास एक एक वोट है। मेजर डिसीजंस रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी। तो कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो जैसे हमारे पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना 2/3, तो 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए, अदरवाइज है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमने यहाँ पर पढ़ी थी अपने वो जो पॉलिटी है उसमें, तो उसी काइंड ऑफ उसी तरह की मेजोरिटी है। एंड इम्पॉर्टेंटली डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन यूनाइटेड नेशन मेंबर, कोई जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है यूएन के मेंबर में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर आप इसी को थोड़ा सा जूम करो, आई थिंक अब यूट्यूब पे जूम का फीचर भी है, तो उसका लाभ उठाएं और थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोग्राम एंड फंड, एक मच्छर काट रहा है नीचे, ठीक है, लगता है यही तीसरा विशुद्ध करवाएगा अब। प्रोग्राम्स एंड फंड्स, ठीक है। तो प्रोग्राम्स एंड फंड्स इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं इतने सारे आते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका यूनाइटेड नेशन ये जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, यूएनईपी है, यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, यूएनएचसीआर है, यूएनएफपी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसको अभी 2020 में वो भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में भी हम देखेंगे, तो एक बार नहीं होगा तो फिर से इस चार्ट पे आएंगे, और अगर कोई नहीं देखेंगे, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे देखेंगे, फिर से एक बार नहीं होगा तो उनको देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स एंड फंड्स आते हैं जनरल असेंबली के तहत, जो भी हम एक एक करके करने वाले हैं, ठीक है। तो करते हैं फिर,
तो यूनाइटेड पहले तो हम यूएनएससी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जितने भी 6 हमारे कंपोनेंट हैं उसमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल तो अबॉलिश हो चुका है। यूएनजीए के अभी हम ये जो प्रोग्राम्स एंड फंड्स उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूएनएससी के बारे में थोड़ा सा देखना होता है कि इसमें 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर को ऐसे अपॉइंट किया जाता है 2-2 साल के लिए। जैसे इंडिया 1 जनवरी 2021 को इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना था और 31 अक्टूबर 2022 तक रहा था 2 साल के लिए। और इंडिया 8 बार ऐसे बन चुका है। सबसे ज़्यादा बार जापान बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल उसमें परमानेंट मेंबर है। तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, अमेरिका है और रशिया है। तो याद कैसे रख लेंगे, आपका जो मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो कार चला रहा है। ठीक है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कार चला रहा है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आपका जापान रहा है। तो इसी को लेके ही आपने सुना होगा कि इंडिया wants to be a permanent member। एक्चुअली हर कोई बनना चाहता है और इंडिया इज़ अ पोटेंशियल कंटेंडर ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर। तो ये मतलब कैसे, ठीक है, तो अभी इंडिया बनाना ही है इसका, क्योंकि चाइना आपको पता है चाइना वीटो कर देता है। वीटो इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर। हमने पढ़ा था पार्लियामेंट पर चैप्टर में भी, जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने वीटो पावर देखी। तो वहाँ मैंने बताया था वीटो इज़ अ नेगेटिव पावर, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो एंड अ क्वालिफाइड वीटो। अच्छा, इनमें से कौन सा वीटो जो मैंने अभी आपको बताया वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है? बताओ जल्दी से। तो ये जो 5 देश हैं ये यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मतलब परमानेंट है, सच कोई वो नहीं है कि इसमें 1 साल 2 साल तो होता है किसका, नॉन परमानेंट मेंबर का। तो इंडिया बनना चाहता है लेकिन तब तक नहीं बनेगा जब सारी कंट्रीज़ रेटिफाई नहीं करेंगी, सारी कंट्रीज़ हाँ नहीं भरेंगी। सारी कंट्रीज़ हाँ भर रही हैं एक्सेप्ट दिस। ये चाहता है कि पाकिस्तान भी बने। ठीक है, और उसकी अपनी वही ना पॉलिटिक्स है। तो इसलिए इंडिया अभी परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ तो सपोर्ट कर रही हैं। फ्रांस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, है ना। रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस है बहुत। डोनाल्ड ट्रम्प तो खैर है ही अपने दोस्त। ठीक है, और ब्रिटेन भी ठीक ठाक है भैया, सच कोई वो नहीं। तो चाइना ही है जो अड़ंगा अड़ा रहा है इसमें। बाकी ये कंट्रीज़ कैसे मेंबर बनी, तो एक्चुअल में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो उसके बाद यही वन ऑफ द 5 पावरफुल कंट्रीज़ बोला जा सकता है। जापान नहीं था बिकॉज आपको पता है वो हिरोशिमा नागासाकी, फैट मैन एंड लिटिल बॉय। व्हाट एल्स डू यू रिकॉल फ्रॉम फैट मैन लिटिल बॉय? तो जापान इस वजह से इसका मेंबर नहीं है। जापान भी इसका मेंबर बनना चाहता है बट इट इज़ नॉट। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो कार चला रहा है, तो आपको सारे वो याद हो जाएंगे। राइट, F1 रेस किसकी ट्रिक थी, मतलब ट्रम्प दोस्त तो नहीं है? ऐसा नहीं है क्या? चलो भाई, अभी आते हैं जो डिफरेंट फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं। डिफरेंट फंड्स एंड प्रोग्राम्स, तो पहला है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो कि बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करता है। हाँ, कब लॉन्च होगा सर? सर इतनी हाइप बना रहे हैं उसी लेवल का हो फैटमैन। हाँ भाई, जितनी हाइप बना रहे हैं उसी लेवल का ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। चलो भाई, तो यूनिसेफ, तो यूनिसेफ आपको पता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इसको वैसे भी बोल सकते हैं चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका, जो कि इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इस्टेब्लिश हुआ था ये 1946 में, 1946 में। ठीक है, और ठीक, और कुछ तो नहीं है इसमें। और कुछ पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, तो बस इतना ही ध्यान रखना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो वैसे बात है, एनवायरनमेंट को लेके एक्टिविटीज़ करता है। इट वाज फाउंडेड बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाया था 1972 में, 1972 में बना था। अच्छा, UNEP ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, WMO के साथ मिलके IPCC का गठन किया था, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988 में। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी देख रहे होंगे। WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो WMO का हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, WMO का हेडक्वार्टर UNEP का कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी होस्ट 9 मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट को होस्ट करता है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये हेडक्वार्टर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। ठीक है,
ये प्यूं प्यूं करने लगते हैं सुबह से आके। ठीक है, तो फंडेड बाई UNGA 1972 में ये फाउंड हुआ था। हेड क्वार्टर नैरोबी केन्या में है, और इसने दैट इज़ UNEP ने WMO के साथ मिलकर IPCC का गठन किया था 1988 में, और WMO का हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अभी आते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। नो 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 नो, ये हो गया साइट्स हो गया, ये जितने भी कन्वेंशन है ये एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार तो एनवायरनमेंट अलग से करवाया नहीं था, तो यहीं पे करवा दिया था। इस बार जो है अलग से करने वाले हैं, इनको यहाँ पर नहीं करेंगे, बिकॉज ये डिटेल हम लोग देखने वाले, मिनेमाटा कन्वेंशन, बाज़ल, वियना, स्टॉकहोम, ये सब देखेंगे एनवायरनमेंट में। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये सब। अभी आते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? खालिस्तान में है। शिकागो कन्वेंशन के थ्रू बना था। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है रोम, इटली में है। ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1977 में बना था। ये आपका सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कनाडा में। ऐसे याद कर लो कि जो खालिस्तान है अपना, वहाँ पर लोग बहुत ही मतलब फ़्लाइट्स, क्योंकि बहुत आपको पता है ना माइग्रेंट्स जाते हैं वहाँ पे, इंडिया से, बाकी कंट्री से भी जाते हैं, तो कनाडा का सिविल एविएशन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इस वजह से सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर कनाडा में। और फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वो कहाँ है? रोम, इटली में। तो जो हमारी मेलोनी जी हैं वो एग्रीकल्चर के, तो ऐसे कुछ मेलोनी जी से रिलेट कर लो, या फिर ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो हमारे टीचर नहीं थे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, अगर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर टीचर बोलते होंगे आपके कि डोंट रोम हेयर एंड देयर, है ना। ये सब कुछ फेमस लाइंस होती हैं, हर स्कूल में चिपकाई जाती हैं। डोंट रोम हेयर एंड देयर, डू नॉट मेक इट अ फिश मार्केट, और क्या, और कुछ ऐसे कुछ चिपकी हुई लाइंस होती हैं, तो उनमें से एक ये भी लाइंस थी। तो रोम हेयर एंड देयर, तो आदमी एग्रीकल्चर के लिए इधर उधर घूमता है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। ILO की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ये वही ट्रीटी है अगर आपको याद है जिससे लीग ऑफ नेशंस बना था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये 1920 में बना। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पर आपका WMO का भी देखा था। अभी आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। इनके बारे में मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बताया था कि इनको हम ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। क्यों ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं? बिकॉज ये एक साथ बने थे। कब बने थे एक साथ? तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में USA में, वहाँ से ये एक साथ बने थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इनके बारे में IMF के बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है किसी कंट्री में, देन IMF क्या करता है? फंडिंग देता है, फिर काइंड ऑफ उसी को हम बोलते हैं बेल आउट करता है। और हम कब गए थे IMF के पास? एक ही बार गए अभी तक, बताइए कब गए थे? वर्ल्ड बैंक की अगर बात करेंगे, और ये सब SDR क्या होता है और वो सब हमने देखा था। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, वो सब हमने देखे थे। ठीक है, और SDR को ही हम क्या बोलते हैं? इस SDR को ही हम आपका पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक, इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइंड। तो एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक, चलो उसके बारे में भी देखें, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में ध्यान रखना, 5 ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन करके वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अब एक्चुअल में ये ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ट्रिपल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। तो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन भी बना था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में, और उसका नाम था ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना। वो था आपका इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो चल नहीं पाया बिकॉज US ने विदड्रॉ कर दिया। देन बना गट्ट। गट्ट क्या होता है? ये होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? तो जब कोई कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है चाइना से सामान इंपोर्ट कर रही है, तो वो टैरिफ लगाएगी, टैक्स लगाएगी, उसको टैरिफ बोलेंगे। वो इसलिए लगाया जाता है सो दैट कि जो हमारा डोमेस्टिक, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल हमने इंपोर्ट किए, तो कई बार ऐसा होता है कि डंपिंग कर देता है बाकी दूसरा कंट्री कि भाई खूब माल एकदम सस्ते में दूसरी कंट्री में डाल दो, तो वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट क्रैश कर जाती है। अब आपको पता है माइक्रोमैक्स ये सब पहले एग्जिस्ट किया करते थे, सब खत्म है। ख़त्म क्यों है? क्योंकि इतने बड़े सस्ते दामों में चाइनीज़ ये जो सब वीवो, ओप्पो ये सब आ गए हैं, तो फिर कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे माइक्रोमैक्स वगैरह। ठीक है, तो कई बार ये इंटेंशनली भी किया जाता है कि डंप कर दो पूरा, सो दैट वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट ख़त्म हो जाएगा एंड देन हम रूल करेंगे। तो कई बार जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कई बार गवर्नमेंट करती है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर टैरिफ लगा देती है, तो काइंड ऑफ वही है टैरिफ। ठीक है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 23 मेंबर कंट्रीज़ थी इनिशियली, लेकिन ये भी फेल हो गया। ठीक होता चल नहीं पाया, 1948 में बना। देन उसके बाद 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ट्रेड वगैरह को मैनेज करने के लिए, ट्रेड में एक कंसेंसस बनाने के लिए। और इसको माराकेश एग्रीमेंट, जो माराकेश कहाँ पर है? मोरक्को में है। तो माराकेश एग्रीमेंट 1994 के थ्रू इसको जो है फॉर्म किया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो एवाला।
ठीक है, नगोजी ओकोंजो ये वाला, ये नाइजीरिया से हैं और पहली विमेन डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की। ठीक है, आईएमओ को देखते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। यूनेस्को की बात करेंगे तो ये 1945 में बना था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में। यूनिसेफ का कहाँ पर था, यूनिसेफ का था आपका यूनिसेफ का था न्यूयॉर्क में, जहाँ पर आपका यूनाइटेड नेशन का था। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका तो यूनाइटेड नेशन ही होगा। ई से है एजुकेशनल, एस से है आपका साइंटिफिक गलत लिख दी ना, नहीं सही तो है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। 1945 में बना था, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में, मुख्यालय। यूनिडो की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिडो है ये आपका। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में एक और हेडक्वार्टर है, हम देखेंगे अभी, ओपेक करके एक संस्था है उसका। WHO पे आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा। WHO, WMO, ILO, ठीक है, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन सब का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। WHO, ILO, WMO, ठीक है। देन ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा था, तो ये जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ डे। और अभी इसके कौन है डायरेक्टर जनरल, कौन, तो ये हैं अभी, ठीक है, WHO के, क्या नाम है इनका, जल्दी से बताओ, ब्राज़ील से हैं। यूनेक्टैड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में 1964 में बना था। आई थिंक यहाँ पे वीपो नहीं है क्या, चलो तो ध्यान रख लेना, वीपो जो होता है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, आई थिंक होगा नहीं होगा तो देख लो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो WHO, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, WHO, WTO, ठीक है, ILO, वीपो, ओ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब इसको फांसी दी जाए कि नहीं दी जाए बताओ, अब इसको तो फांसी होगी, फांसी क्यों। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। और ये कौन है, ये मतलब गवर्नर जनरल, इसका नाम था टेड्रोस करके, टेड्रोस आदम करके कुछ नाम है, पूरा नाम तो मतलब मुझे भी नहीं पता है, टेड्रोस करके है ये कुछ जिसका नाम, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े अभी, सो वाई 97 वीडियोज़ आर हिडन, बिकॉज ये बैच की क्लासेस हैं, है ना, इसलिए। UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 97 में, इसका हेडक्वार्टर भी वियना ऑस्ट्रिया में है। यूनाइटेड, ऐसे याद कर सकते हैं कि हाँ कुछ आप रिलेशन मार सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यूनिडो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी है वियना में। एक हम देखेंगे ओपेक पेट्रोलियम वाला, वो भी वियना ऑस्ट्रिया में है। और जो ड्रग्स वाला है, तो ड्रग्स डेवलपमेंट एंड पेट्रोल, ठीक है, ऐसे करके कोई याद कर लो, ड्रग्स डेवलपमेंट एंड पेट्रोल, वियना, ठीक है। UNHCR, इसको पता है, दो बार इसको जो है नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज़, 2 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है UNHCR को। पहली बार मिला था 1954 में, 1954 में, और दोबारा मिला था 1981 में। ऐसे ही ध्यान रखना, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी 1969 में मिल चुका है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मैंने आपको बताया था, ये तो अभी रिसेंट में 2020 में मिला था। UNHCR, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ पर आपका WHO, WTO, ILO और वीपो का है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, हेडक्वार्टर थाईलैंड में है, क्लियर है। देन अब ऐसे याद कर लो कि एशिया के लोग और पैसिफिक के लोग, ठीक है, सबको थाईलैंड जाना है। इंटरनेशनल, और क्यों जाना है आपको पता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अगेन वियना। अब पेट्रोल वाला हमने देखा था, ड्रग्स डेवलपमेंट पेट्रोल, तो पेट्रोल होगा तो पेट्रोल इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, पेट्रोल इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी वाला भी कहाँ पर है, वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा भैया, ये ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया।
स्टैब्लिशमेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट जो हमने शुरू में देखे थे, सबके एस्टैब्लिशमेंट उतने ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ जो हेड क्वार्टर है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो हेड क्वार्टर्स तो आपको पता होना चाहिए। वीपो ये हमने देख लिया था। तो ये सब यूएन के हमने देखे जो फंड्स एंड प्रोग्राम चल रहे थे। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि G7, G20, सार्क, बीम्स्टेक, ठीक है, FATF, नेटो, ये सब के बारे में देखेंगे। ब्रिक्स हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब। तो सार्क पे आते हैं सबसे पहले। तो सार्क की अगर बात करेंगे तो ये कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया, पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फुल फॉर्म होता है। ढाका बांग्लादेश में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। क्लियर है। टोटल मेंबर कंट्रीज 8 हैं, 9 ऑब्जर्वर हैं। 9 ऑब्जर्वर कंट्री, परमानेंट काइंड ऑफ मेंबर नहीं है। 8 परमानेंट मेंबर हैं इसके। कौन कौन से हैं 8 परमानेंट मेंबर? तो इंडिया है। इंडिया के आसपास कौन कौन से देश पड़ते हैं? तो बांग्लादेश इंडिया में ही था पहले, पाकिस्तान भी इंडिया में ही था पहले, है ना। अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। अच्छा, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है कि वो मालदीव की जगह म्यांमार दे देता है, तो म्यांमार नहीं है, ठीक है। म्यांमार इज़ नॉट अ मेंबर। चाइना इज़ नॉट अ मेंबर। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, म्यांमार, चाइना सब मेंबर नहीं है। तो इंडिया और उसके आसपास जितने भी देश हैं, ठीक है, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा याद कर सकते हो कि इंडिया यहाँ पे सबसे पावरफुल काइंड ऑफ देश हमें नज़र आ रहा है, और है भी, ठीक है। सब में अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो इंडिया इज़ दी मोस्ट पावरफुल कंट्री अमंग देम। तो चाइना अगर होता तो वी वॉन्ट बी दी मोस्ट पावरफुल वन, है ना। तो सार्क कंट्रीज़ ध्यान रखना है कि कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब? 1985 में, 1985 में, ठीक है। और 1985 में बस ऐसे रैंडम याद आया तो बस बता रहा हूँ मैं आपको। जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी इस्टेब्लिश हुआ था। बाकी तो ये हम कल फैक्ट्स देखेंगे, जो हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राष्ट्रीय संगठन, वो कल देखेंगे। तो 8 परमानेंट कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, और 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल रखा है। याद कैसे रखना है सार्क कंट्रीज़ को? अगर आपको याद नहीं, सॉरी एक सेकेंड, ये सार्क नहीं है भैया, सार्क की तुमने देख ली। अब आते हैं आसियान कंट्रीज़ पे, ठीक है। आसियान कंट्रीज़ की अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, तो ये याद करेंगे, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जब हमने ज्योग्राफी की आखिरी क्लास देखी थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो कुछ आपको याद आ रहा है? लाओस, हाँ, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, ये सब यहाँ पर कंट्रीज़ लोकेटेड थी। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और आपकी फिलीपींस, ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमारी साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस थे। तो इनकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ये लिखी हुई हैं, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। MBBS जो कर रहे हैं लड़के, वो आजकल टीवी में IPL देख रहे हैं, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो मलेशिया, ब्रूने, बर्मा, अगर आप याद कर पा रहे हो तो यहाँ पे चलो मैं ड्रॉ करता हूँ। बर्मा कोई और नहीं, म्यांमार ही है, आपको पता है म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है। तो म्यांमार जो है वो पार्ट सार्क का नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का पार्ट है। तो आपको पता है यहाँ पर तो आपका म्यांमार है, देन आ जाता है आपका थाईलैंड, देन यहाँ पर आ जाता है आपका वियतनाम ऐसे लंबा सा, देन लाओस आ जाता है, देन कंबोडिया आ जाता है यहाँ पे, देन नीचे आपका लगा हुआ है किससे, यहाँ पे लगा हुआ है आपका क्या बोलते हैं, मलेशिया। मलेशिया आपका फैला हुआ है डिफरेंट पार्ट में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस तरह से। तो एक बार वर्ल्ड मैप को देखिएगा, ठीक है, जिसमें हमने देखा था। तो MBBS वाले लड़के टीवी पे IPL देख रहे हैं। M से मलेशिया, B से ब्रूने, B से बर्मा, S से मतलब वही म्यांमार, S से सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस। तो ये कंट्रीज़ हैं आसियान की। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अभी आते हैं बीम्स्टेक पे। तो BIMSTEC, which stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में, 1997 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो बड़ा आसान है इसकी मेंबर कंट्रीज़ को याद करना, क्योंकि B से है आपका बांग्लादेश, ठीक है, I से है इंडिया, M से है म्यांमार, S से श्रीलंका, T से है थाईलैंड, ठीक है, T से है थाईलैंड। EC की जगह NB कर दो, न्यू बैलेंस से याद कर सकते हो, NB, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो ये याद आपका इसी फुल फॉर्म से ही हो जाएगा। वैसे फुल फॉर्म तो इसका ये है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेकिन है क्या कि आप इसको ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और एक मैंने चीज़ करवाई थी, अगर आपने करंट अफेयर्स देखा होगा अभी रिसेंट में,
तो कुछ मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे कि बीमस्टेक का पहला जो यूथ समिट है वो कहाँ पे हुआ है, जल्दी से बताओ। बीमस्टेक का पहला जो यूथ समिट है, यूथ समिट का मतलब क्या बोल सकते हो आप, मतलब वो पहला ही यूथ समिट हुआ है, आप ऐसे समझ लो। बीमस्टेक का पहला यूथ समिट है ये हुआ है गुजरात में, ठीक है। फर्स्ट बीमस्टेक यूथ समिट, ठीक। ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है अभी आपका फेब में ही हुआ है, 7 से 11 फेब के बीच में। ये आपका क्या बोलते हैं, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों ने होस्ट किया है इसको, गांधीनगर गुजरात। अगला है एंड दैट इज SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी अगर बात करेंगे तो चाइना और रशिया ने इसको एस्टैब्लिश किया था मिलकर 2001 में। हेड क्वार्टर इसका शंघाई में नहीं है तो इंडियन मतलब चाइनीज सिटी में ही, लेकिन ये आपका शंघाई नहीं है, इट इज़ बीजिंग। बीजिंग चाइना में इसका क्या है, हेड क्वार्टर लोकेटेड है। रैट्स एक किसी की संस्था है, रिक्वायर्ड नहीं है भैया, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका फुल फॉर्म होता है रैट्स का, ठीक है, जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में काम करता है। हेडक्वार्टर इसका है ताशकंद उज्बेकिस्तान में लोकेटेड, किसका, रैट्स का। ध्यान रखिएगा SCO जो है आपकी संस्था, ये चाइना और रशिया ने मिलकर बनाई थी, ठीक है, चाइना और रशिया ने दोनों ने मिलकर 2001 में। और उसके बाद अभी 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ताजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, कजाकिस्तान और ईरान। पाकिस्तान और इंडिया दोनों 2017 में मेंबर बने थे, 2017 में दोनों ने ज्वाइन किया था। और जो अभी सबसे रिसेंट मेंबर है इसका वो है आपका जो ईरान है, ठीक है, जिसने 2023 यानी 2023 में ही इसको क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं ADB पे, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जैसे वर्ल्ड बैंक होती है पूरे वर्ल्ड के लिए, वैसे एशिया के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक। टोटल 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में। आसियान से कन्फ्यूज़ नहीं करना है, आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में, जो कि फिलीपींस में कहा है, मंडलयोंग में, ठीक है, मंडलयोंग में। स्टैब्लिश 1966 में हुआ था। अभी आते हैं यूरोपियन यूनियन पे। तो यहाँ पे वो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका शेंगन वीज़ा चलता है। शेंगन वीज़ा का मतलब है कि आप बनाओ एक वीज़ा, शेंगन वीज़ा, और हर कंट्री में जाके घूमो। जो भी यूरोपियन यूनियन की पार्ट है, आपको अलग अलग वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्रिटेन को दिक्कत थी, तो ब्रिटेन बाद में जो है अभी एग्जिट कर गया था रिसेंट में 2020 में ऑफिशियली। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1993 में बना था ये थ्रू द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच की ट्रीटी के थ्रू बना था। मेंबर कंट्रीज 27 है और ब्रिटेन इससे एग्जिट कर चुका है, जिसको कि ब्रेक्जिट का नाम दिया गया है। ये न्यूज़ 2016 से स्टार्ट हो गई थी कि ब्रिटेन वुड एग्जिट, और फॉर्मली जो है 2020 में जाकर एग्जिट कर गया था ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन के एग्जिट को ब्रेक्जिट बोलते हैं। पहले ब्रिटेन भी आपका पार्ट था, लेकिन ये माइग्रेशन इश्यूज़ और सॉवरेनिटी के चलते उसने इससे एग्जिट ले लिया। हेडक्वार्टर इसका यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है और इसको 2012 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ यूरो को करेंसी अडॉप्ट करती हैं, नहीं, जो भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ यूरो को एज ए कंट्री मानती हैं, वो यूरो जोन की कंट्रीज़ कहलाती हैं। टोटल इसमें 20 देश हैं। लेटेस्ट जो अभी इसमें इंक्लूड हुआ दैट वाज क्रोएशिया, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज तो 27 है, लेकिन यूरो जोन की 20 है, यानी कि कुछ कंट्रीज़ यूरो जोन का पार्ट नहीं है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का तो है लेकिन उसका नहीं है। नेटो की बात करते हैं, जिसकी वजह से अभी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी को अड़काया गया है ना। एक्चुअली में नेटो की वजह से ही एक तरह से बोल सकते हैं अड़काया गया। क्यों? क्योंकि नेटो ही वो जड़ है जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में काइंड ऑफ वॉर हो रही है काफ़ी लंबे समय से। एंड ये है कि अब है क्या ना कि नेटो जो है, नेटो जो संस्था है, ये संस्था काइंड ऑफ रशिया इसको मतलब लाइक नहीं करता है, ठीक है। रशिया की अगर रशिया ने अपनी एक अलग से काइंड ऑफ संस्था बना रखी है, ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। वैसे तो एक है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ एक जो रशिया ने बना रखी है, इट इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये रशिया का ऑर्गेनाइजेशन है नेटो को काउंटर करने के लिए। तो एक्चुअल में नेटो में क्या होता है, नेटो का ये फिलॉसफी कि अगर कोई भी नेटो कंट्री को अटैक करेगा तो सारी जितनी भी नेटो के कंट्रीज़ हैं वो उन पर अटैक माना जाएगा और सारी कंट्रीज़ उसके रक्षा के लिए आएंगी। तो नेटो काफ़ी टाइम से
अपनी इच्छा जाहिर कर रहे आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में यूएसएसआर आपको पता होना चाहिए, ये जो पहले होता था सोवियत संघ जो होता था आपका, यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो सोवियत संघ है ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब डिसइंटीग्रेट होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ निकल के हैं जिनमें कि यूक्रेन भी एक था, ठीक है। यूएसएसआर का मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हो सकता है आपसे कभी पूछ ले। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, रिपब्लिक्स, ठीक है। तो 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में, और उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ निकल के आती हैं इसमें। यूक्रेन थोड़ा सा रशिया के अगेंस्ट जा रहा था और ये रशिया को बात पसंद नहीं आ, ये पसंद क्यों आएगी, क्योंकि भाई आप खुद ही सोचो, अगर यूक्रेन मेंबर बन जाएगा नेटो का तो काइंड ऑफ उनके जो दुश्मन है रशिया के वो तो उसके एकदम करीब में आ गए, एकदम बगल में आ गए, ठीक है। तो वो चीज़ रशिया को पसंद नहीं आई और ये काफ़ी टाइम से नेटो में ज्वाइन होना चाह रहा था यूक्रेन, तो रशिया ने बोला ऐसे नहीं चल पाएगा और रशिया ने यहाँ पर अटैक कर दिया। और अब बेचारे ये नेटो वाले यूक्रेन को मेंबर बना नहीं रहे हैं। पहले तो यूएस ने ऐसे ओपनली नहीं बोला था कि मेंबर नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ओपनली बोल दिया है, ये नेटो की वजह से ही बेटा तो हो रहा है सब कुछ, यूक्रेन को बोल दिया है इसका मेंबर तुम्हें नहीं बना पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब जो है काफ़ी दोहरी मार पड़ रही है यूक्रेन को। सर आप रशिया के साइड हो? यस, बिकॉज आई लव पीपल ऑफ रशिया। रशिया के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये रशिया का एक संस्था है और ये एंटी काइंड ऑफ नेटो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अभी आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। ये एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल संस्था जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। पीएम मोदी जी ने इसका कॉन्सेप्ट रखा था 2015 में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रखा था फ्रांस के साथ इन्होंने, जब फ्रांस में इंडिया अफ्रीका समिट हो रही थी, फ्रांस में इंडिया अफ्रीका समिट हो रही थी बिफोर दिस UN CCC का जो मीट हुआ था, यूनाइटेड नेशन जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसके पहले ही ये पीएम मोदी जी ने कॉन्सेप्ट रखा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। टोटल अभी 120+ कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ UN की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो मुझे लास्ट में याद दिलाना, मैं आपको लिखवा दूंगा UN की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, बिकॉज ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अरबी, चाइनीज़, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये सब आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कंसिडर की जाती हैं यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। तो एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा और मैं आपको वहाँ पर लिखवा दूंगा, ठीक है। सर रशिया गए? नहीं यार, रशिया तो कभी नहीं गए। चलो भाई, G20 पे आते हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। तो नाउ 21 हो चुका है, बिकॉज आपको पता है कि G20 की मेंबरशिप अभी तो खैर ब्राज़ील के पास है, लेकिन इससे पहले इंडिया के पास थी। तो जब इंडिया के पास थी तो हमने अफ्रीकन यूनियन को भी पार्ट बना लिया था। तो इसमें है क्या, G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। तो इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, तो ये 20 था G20, और अभी अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट बन चुका है जब इंडिया ने होस्ट किया था इसको तब, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, पहली बात तो ये मेंबर कंट्रीज़ हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की है, यूके और यूएस, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं किसका पार्ट, ये सारी कंट्रीज़ हैं आपका G20 का पार्ट। इसी तरह हमारा होता है G7। एक्चुअल में ये पहले होता था G8, ठीक है। ये पहले होता था G8, ग्रुप ऑफ 8, लेकिन हुआ क्या, रशिया ने G7 को ज्वाइन किया था 1997 में, ज्वाइंड G7, तो ये G8 बन गया था, ठीक है। ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज ज्वाइंड इन 1997, ठीक है। लेकिन 2014 में क्या हुआ, रिमूव्ड या एग्जिटेड, कुछ भी आप बोल सकते हो, जो क्रीमिया रीजन है वहाँ पर रशिया ने एनेक्सेशन किया क्रीमिया रीजन पे, जिसकी वजह से हटा दिया गया रशिया, और रशिया ने बोला अब हमें भी नहीं रहना, निकलो, ठीक है। वही होता ना, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम नहीं रहोगे यहाँ पे, तो भी बोलता है हमें भी नहीं रहना यहाँ पे,
ठीक है, तो वैसा टाइप हुआ 2014 में। और G8 से वो फिर से G7 बन गया। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। ये कंट्रीज़ हैं ग्रुप ऑफ 7 की। याद कैसे रखना है कि जो आपकी गुड फ्रेंड है, ठीक है, वो जूस पी रही है, तो आपकी जो गुड फ्रेंड है वो जूस पी रही है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। 97 में पार्ट बनता है रशिया, तो ग्रुप ऑफ 8 हो जाता है, लेकिन 2014 में इसको रिमूव कर दिया गया था फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड। क्लियर है? ठीक है, तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, US, इटली और कनाडा एंड इंग्लैंड। ठीक है, देन अगर बात करेंगे तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये G20 कंट्रीज़ हैं। पूरा बड़ा सा जो पिक्चर आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो G20 है। ठीक है, G8 है जिसमें कि रशिया था, अभी नहीं है। G7 है ये कंट्रीज़। तो इससे आपको क्या समझने को मिल रहा है गाइस? तो गाइस आपको ये समझने को मिल रहा है कि G7 जितनी भी कंट्रीज़ हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द G20। G7 जितनी भी कंट्रीज हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ G20। तो G7 ये है, G8 है और G20 बड़ा सा है, पूरा बड़ा सा जो हमारा फुल स्क्रीन है। तो यानी कि G7 कंट्रीज, ऑल G7 कंट्रीज आर दी पार्ट ऑफ G20। इंटरपोल क्या होता है? तो इंटरनेशनल पुलिस इसको बोलते हैं। और अभी ये न्यूज़ पे भी था, क्यों न्यूज़ पे था जरा बताओ? इंटरनेशनल पुलिस क्यों न्यूज़ में था, जल्दी से बता दो ज़्यादा। ठीक है, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन में। ठीक है, लियोन जगह कहाँ पर पड़ती है? तो ये अपने फ्रांस में पड़ती है जगह, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। अब इंटरपोल का काम क्या होता है कि जो भी भगोड़े होते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से क्राइम करके भाग गया किसी दूसरी कंट्री में, तो जब दूसरी कंट्री में भाग गया तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? हम इंटरपोल की सहायता लेंगे। अब हम का मतलब क्या हो गया? हम का मतलब हो गया हर कंट्री की कोई संस्था होती है, जैसे इंडिया से CBI है जो इसके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अभी क्या किया गया है? अभी इंडिया मतलब हमारी गवर्नमेंट ने या फिर CBI ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत पोल करके एक पोर्टल बनाया है, जिसके तहत होगा क्या कि अब जैसे होता यह है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टेट पुलिस है किसी की सर्च कर रही है, वो भाग गया विदेश में, या फिर कोई और डिपार्टमेंट है मान लेते हैं, तो पहले वो CBI को बताएगा, CBI इंटरपोल को बताएगा, देन इंटरपोल फिर CBI को बताएगा, CBI देन उसको बताएगा। अभी क्या है, ये पूरा जो गैप है उसको ब्रिज कर दिया गया है। ठीक है, ये लूप होल्स हटा दिए गए हैं और डायरेक्टली भारत पोल पोर्टल को डेवलप कर दिया गया है कि भाई जिसको भी अगर रिपोर्ट करना है, मान लो किसी स्टेट पुलिस को, मान लो इनकम टैक्स कोई चोरी करके फरार हो गया, तो उस केस में भारत पोल पोर्टल के तहत, ठीक है, जो पोर्टल है इसके तहत डायरेक्टली इंटरपोल्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें डिफरेंट नोटिसेज होते हैं, डिफरेंट तरह के नोटिस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रेड नोटिस एकदम वांटेड पर्सन्स के लिए इशू किया जाता है, मिसिंग के लिए येलो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लू, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए ब्लैक, ग्रीन आपका वार्निंग के लिए, ऑरेंज आपका थ्रेट, इमिनेंट थ्रेट के लिए, और पर्पल नोटिस होता है मोडस ऑपरेंडी के लिए। सर सच बताना फंडामेंटल बॉय के बारे में किसको किसको पता है? बेटा बस तुम ही लोगों को पता है, ये मान लो, मतलब पता तो किसी को नहीं है, पता चलेगा, ठीक है, अभी कुछ दिनों में, अभी तो किसी को नहीं पता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं ओपेक पे। ओपेक क्या है? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, एक वो कंट्री जो ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करती है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, रिसेंट में अंगोला बाहर निकला था इससे। ठीक है, FATF रह गया हमारा, FATF भी आपको करवा देते हैं। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें लिस्ट होती हैं, वो आपको पता होगा ना, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट होती है। अभी ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं भाई? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो, चलो पहले तो ये लिखवा देता हूँ कौन कौन सी है। तो एक तो आपकी DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं करंट में जो आपकी FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसका पार्ट है ये। ठीक है, FATF का जो मेन काम होता है वो
ये मतलब 1989 में बना था। एन इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज, एन इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज़। तो इनका मतलब इसको बनाने का मेन पर्पस ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ा जा सके, ठीक है। मेन मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग होती है उससे लड़ा जा सके, उसके लिए आपका FATF को बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, बताओ जल्दी से। और तब तक यहाँ पर मैं आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो लिख देता हूँ यूनाइटेड नेशंस की। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं लैंग्वेजेस? तो एक तो अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन लैंग्वेज, ठीक है, एंड स्पेनिश, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जर्मन लैंग्वेज नहीं है इसमें, और हिंदी भी नहीं है। सर ये गैप फॉर NTPC सर यार कल से स्टार्ट हो जाएगी यार, इतना भी बड़ा गैप नहीं है, कल से रीस्टार्ट हो जाएगी। वही है फैट मैन और वो लिटिल बॉय पे थोड़ा सा काम चल रहा है इसी की वजह से। ओके, बाकी वीपो का हेडक्वार्टर पढ़ चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज बाई इंसेट रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा कोलोनी स्विट्जरलैंड में, ऐसे याद कर लो कॉलोनी में, ठीक है, हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो टेबल ये तो आपका स्पोर्ट्स में मिलेगा, ठीक है। टेबल टेनिस फेडरेशन आपका लौसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम, तो हमने एग्रीकल्चर वाला रोम इटली में देखा था, तो लोग एग्रीकल्चर के लिए इधर उधर रोम करते हैं और खाने के लिए इधर उधर रोम करते रहते हैं, तो रोम इटली में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन राइट्स, और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये सीवोज फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल जो आपका संस्था है किसकी, जो वेट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी जिनको भी आपका रिकॉर्डेड वीडियोस, क्विजेज एंड नोट्स चाहिए तो वो बैच में एनरोल कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे उसका नहीं है क्या, चलो लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे। ध्यान रखना ये ह्यूमन राइट से जो आपका एसोसिएटेड है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लेगा तो ये लंदन में है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं एक और एक क्वेश्चंस की झड़ी लगा देते हैं। और आज काफ़ी दिनों बाद UPSC के क्वेश्चंस की घर वापसी हो रही है। तो पहला है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द नेटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्री कौन सा नहीं है सर? बुक रिगार्डिंग बुक रुक जाओ अभी 3.0 के लिए काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं यार, रुक जाओ अभी, ठीक है। फैट मैन और लिटिल बॉय कुछ आ रहा है अभी इनिशिएटिव, तो उस तक इंतज़ार कर लो, मैं सभी को बोलूँगा जिनके पास है, ठीक है, आप उससे पढ़िए। लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है तो रुक जाइए जब तक फैट मैन लिटिल बॉय जब तक नहीं आते हैं, ठीक है। ये आपका एंगेजमेंट था क्या कल? अबे तुम लोग रोज़ एंगेजमेंट करवाते, रोज़ शादी करवाते हो, क्या चल रहा है नाटक है? हम बोलना नहीं चाहते हैं फालतू में। चलो, तो नॉट ए मेंबर ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, मतलब इसमें से कौन सा नेटो का मेंबर नहीं है? हंगरी नहीं है, पोलैंड नहीं है, बेलारूस नहीं है, टर्की नहीं। तो यार थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर दिमाग लाएंगे तो बेलारूस नहीं होगा, कि बेलारूस जो है ये रशिया से डिसइंटीग्रेट करके बना है, और ये उसी का पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन रशिया वाला जो मैंने आपको बताया था। और यार एक सेकेंड, ब्रिक्स तो यार रही गया, ब्रिक्स तो रह ही गया, रुक जाओ भाई, ब्रिक्स तो रह गया। ब्रिक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी रिसेंट तो न्यूज़ में भी था। रुक जाओ, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, तो ब्रिक्स जो है इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक एमर्जिंग कंट्रीज़ का एक संस्था है, ठीक है, जो ब्रिक्स है। 2009 में ये बनता है ब्रिक्स, ठीक है।
स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009। ठीक है, इमर्जिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसके ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ थे। लेकिन अभी अभी रिसेंट में, यानी कि ये 5 कंट्रीज़ इसका मेंबर थी। ठीक है, मेंबर फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ 2009 में। देन मतलब ये तो 2010 में बना था, बाद में ज्वाइन किया था। फाउंडिंग मेंबर तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थी, ये बाद में 2010 में इसने ज्वाइन किया था। लेकिन अभी सऊदी, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, ईरान एंड इंडोनेशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये नई मेंबर कंट्रीज़ बनी हैं। तो 6 नई मेंबर कंट्रीज़ हो गई, 5 पहले से ही थी, यानी टोटल 11 मेंबर कंट्रीज़, 11 फुल मेंबर कंट्रीज़ हो गई हैं जो फुल टाइम मेंबर्स हैं। अर्जेंटीना को भी ऑफर दिया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। ब्रिक्स का एक खुद का बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो जो फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ थी, यही इसके फाउंडिंग मेंबर इसकी भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है, ऐसा ब्रिक्स का सच कोई परमानेंट हेड क्वार्टर नहीं। जैसे कि अगर मैं G20 की भी बात करूं, जो हमने G20 वगैरह देखा था ना, तो दे हैव नो परमानेंट हेड क्वार्टर काइंड ऑफ सेक्रेटेरिएट, नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट हेड क्वार्टर, सच कुछ नहीं होता इनका, ये ध्यान रखिएगा। सेक्रेटेरिएट, ठीक है। देन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हेडक्वार्टर एनडीबी का है, और वो कहाँ पर है, ये शंघाई में है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्लियर है इतनी चीज़। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस। और तो कुछ नहीं है। चलो तो अभी क्वेश्चंस करते हैं। तो बेलारूस जो है इसका पार्ट, यहाँ पर बेलारूस इसका पार्ट नहीं है। हेडक्वार्टर को आपको लिस्ट करना है विद द रीजनल ब्लॉक, आसियान, सिस, EU, ओपेक, जल्दी से बताओ। ठीक है, इसमें आई थिंक सिस हम लोग नहीं देखे हैं, बाकी तो सब देखे ही हैं। आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो क्या हो जाएगा, 4th। यूरोपियन यूनियन का देखे थे, कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, जहाँ नेटो का हेडक्वार्टर। ओपेक का कहाँ पर, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, वीना, ऑस्ट्रिया में है। तो बच गया कौन, मिन्स्क बच गया, जहाँ पर सेंटर फॉर जो इंटरनेट सिक्योरिटी उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो 4312 ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी बीमस्टेक की मेंबर कंट्रीज़ हैं बताइए, बहुत आसान ही है। तो CFF 2022। सर आपने बोला था लास्ट में चार्ट फॉर से करने को मतलब, ओके ठीक है, हाँ ये वाला चार्ट, ओके ठीक है, ये वाला ना। तो UNSC वाला तो हम देख चुके हैं, ठीक है, कि इसमें 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट वाले 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। परमानेंट वालों के पास वीटो पावर होती है। देन UNGA के सारे हमने देख लिए थे, ठीक है, आई थिंक सारे हो गए ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। यूनेक्टेड का हेडक्वार्टर ये बताया है ना मैंने आपको, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में इसका यूनेक्टेड का है। UNEP देख चुके हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, पता है ना आपको, UNDP। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये आपका निकालता है जो जो आपका डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। यूनिसेफ को देख चुके हैं, और यूनेस्को भी हो चुका है। UNFPA नहीं हुआ है ना, UNFPA का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको बोलते हैं, UNFPA लिखते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। UNDP का भी न्यूयॉर्क में है, और UNFPA का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये भी देख चुके हैं। UNHCR वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का तो रोम, इटली में है, ठीक है। देन इसमें तो ऐसा कुछ याद नहीं रखना आपको, बाकी ट्रस्टीशिप काउंसिल शुरू में बता दिया था, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर याद करना, यूनेक्टेड का, जो आपका ट्रेड वाला है, जेनेवा में है।
UNDP और UNFPA जो पॉपुलेशन फंड वाला है, इन दोनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है आपका, ठीक है। और UNHCR का तो मैंने आई थिंक बता दिया था, वो जेनेवा में ही है, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। UNHCR का हेडक्वार्टर भी आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहाँ पर, यहाँ पर। तो बांग्लादेश है, भूटान भी है, नेपाल भी, इंडिया भी, श्रीलंका भी है, तो आर दी मेंबर कंट्रीज़, तो ये सही हो जाएगा आपका। म्यांमार इज़ नॉट अ मेंबर कंट्री, ठीक है। एंड एक सेकेंड, मतलब सारी कंट्रीज़ का करना है क्या? मगर सारी कंट्रीज़, क्योंकि बांग्लादेश मेंबर है, भूटान मेंबर है, नेपाल भी, इंडिया भी, श्रीलंका भी और मालदीव्स भी है। यहाँ पर मालदीव्स नहीं है, मुझे लगा कि ठीक है 2-3-4 कंट्री से भी काम चलेगा, लेकिन ठीक है सारी कंट्रीज़ देखनी है, तो ऑप्शन नंबर सी। इंडोनेशिया इज़ नॉट अ मेंबर, म्यांमार इज़ नॉट अ मेंबर, और ये सारी मेंबर्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर मालदीव्स मिसिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अभी मैंने आपको बताया UN का इसमें से लैंग्वेज कौन सा नहीं है, बताओ। तो नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UN, अराबिक, जर्मन, स्पेनिश और चाइनीज़। तो जर्मन नहीं है इसमें, दूसरा नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है वही पूछा है, तो 2 ओनली हो जाएगा, बिकॉज बाकी सारी तो हैं। सार्क के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जो हमारा सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके क्या नहीं है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, yes. To promote strength and collective self-reliance among the countries of South Asia, German only, yes. इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं, लगते हैं आप लोगों को, ठीक है, की स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि आप ये देखो बड़े ही अफर्मेटिव और बड़े ही सर बीमस्टेक में मालदीव्स क्या चीज़? ओके यार, ठीक। एक सेकेंड, क्या इसका सी मतलब क्या होगा? ये मैंने क्या लगा इसमें? ओके ठीक है, इसमें म्यांमार होगा। एक सेकेंड, ठीक है, मालदीव्स, भारी मिस्टेक हो गया यार, ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया आई थिंक आपको। मालदीव्स इसमें नहीं है, म्यांमार है, ठीक है, तो मालदीव्स नहीं है, म्यांमार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार आपका आसियान में भी है और यहाँ पर भी है, यस, ठीक है। मालदीव्स इज़ नॉट अ मेंबर, ये मेंबर है आपका बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका जो कि मैंने वहाँ पर लिखवाया भी था, मतलब लिखा भी था वहाँ पर, ठीक है, स्लाइड में, थाईलैंड और NB, नेपाल और भूटान, ठीक है, माय बैड। तो यहाँ पर आपका मालदीव्स नहीं है, म्यांमार होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। मालदीव्स इज़ नॉट अ मेंबर, और यहाँ पर इंडोनेशिया मेंबर नहीं है, तो म्यांमार आपका यहाँ पे भी है, एंड जो आसियान कंट्रीज़ हैं उसमें भी मेंबर कंट्री है। मालदीव्स इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक। अगले पे आते हैं, तो यही होता है थोड़ा सा, ठीक है, कन्फ्यूजन M में, और इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, सारे सब के लिए काम करता है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ G20? तो G20 के कॉम्पोजिशन के बारे में कौन सा सही है? CAPF 2014 का क्वेश्चन है ये। ऑल G7 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G20, ये तो हमने देखा ही था, ये तो सही होगा, वो पूरा हमने देखा था, ये G7, देन G8 एंड देन पूरा G20, तो सारी G7 कंट्रीज, यानी कि पहला वाला तो सही होगा। और क्या पूछा है? करेक्ट ही पूछा है ना, करेक्ट, ठीक है, तो 1 तो होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब 1 और 4 होगा या 1 2 3 होगा, यानी कि या तो ये होगा सही या ये दोनों सही होंगे, यानी 2 और 3 में अगर एक भी गलत हुआ तो आपका पहला ऑप्शन जाएगा और तीसरा सही होगा। ऑल ब्रिक्स कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20, तो ब्रिक्स कंट्रीज की अगर देखें तो 2024 का ही है, यानी कि आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, तो हैं, चलो, लेकिन जो अभी नई मेंबर कंट्रीज बनी, सऊदी, इजिप्ट, UAE, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, तो ईरान तो मेंबर नहीं है G20 का। चलो ठीक है, आप ये नहीं पकड़ पाए, आप ये तो पकड़ सकते हो ना, ऑल आसियान कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G20, तो आसियान में हमारे कितने सारे कंट्रीज आ रहे थे? ब्रूने, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज। तो एक्चुअल देखा जाए तो आसियान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडोनेशिया
ही G20 का पार्ट है, बाकी तो कोई G20 का पार्ट ही नहीं है। ये ब्रूने वगैरह तो कहीं 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 आपको नहीं दिखेंगे G20 में, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप इसको हटा दिए थे तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। यानी ऑल G7 मेंबर कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20, एंड ये अपने आप सही हो गया कि ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC आर मेंबर्स ऑफ G20। तो कितने परमानेंट मेंबर्स हैं जरा बताइए UNSC के। The headquarters of the Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation कहाँ पे लोकेटेड है? तो कहाँ पर है ये? बीमस्टेक, विच स्टैंड फॉर दिस, और इसमें कौन कौन से आपका बांग्लादेश है, इंडिया है, और म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और आपका नेपाल और भूटान है, ठीक। तो कहाँ पर है? तो यानी इसमें भी ये भी कई बार पूछ लेता है कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 7 देश इसका हिस्सा हैं। बाकी इसमें कोलंबो नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। ढाका बांग्लादेश में ही सार्क बना था, लेकिन सार्क हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं है? इंडिया, चाइना, रशिया या फिर बांग्लादेश? तो हाँ, NDB का फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं है? NDB क्या है? ब्रिक्स की बैंक है ये। अब ब्रिक्स में तो ये तीनों ही थे फाउंडिंग मेंबर, बांग्लादेश नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सिंपल है एलिमिनेट करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मेंबर कंट्रीज विच आर एक्सपीरियंस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम? तो उन कंट्रीज़ को हेल्प करना जिनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, भुगतान संतुलन की क्राइसिस चल रही है, उनको असिस्ट कौन करता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, जो कैसे बना था? जो आपका बना था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, विच वॉज फॉर्म थ्रू ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944। और इसका ट्विन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वर्ल्ड बैंक होता है आपका, ठीक है, ये पहले जाना जाता था IBRD के नाम से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बाद में वर्ल्ड बैंक बना है, पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता था, IBRD, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्रिक्स? तो इनमें से कौन सा ब्रिक्स को सही से डिस्क्राइब करता है? ग्रुप ऑफ 5 न्यूक्लियर पावर्स, अ ग्रुप ऑफ 5 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, अ ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, अ ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग UNSC मेंबर्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। भाई UNSC के परमानेंट मेंबर की अगर बात करें तो चाइना तो है ही है। चाइना, ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियल, अभी इसमें क्या है कि भाई चौथा ऑप्शन ये बोल रहा है ये पोटेंशियल UNSC के परमानेंट मेंबर हैं, पोटेंशियल मेंबर्स, ठीक है। तो चाइना तो इज़ ऑलरेडी अ मेंबर। वैसे तो ये ग्रुप अलग से बना हुआ है, उसको बेसिक ग्रुप बोलते हैं, बेसिक, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील और ये अर्जेंटीना और क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सब आते हैं, ठीक है, बेसिक ग्रुप आता है उसमें। लेकिन ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल ही हट जाएगा बिकॉज चाइना इज़ ऑलरेडी अ पार्ट। 5 मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं ये, ठीक है। देन आते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF में कौन अभी प्लेस्ड हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि FATF की एक ब्लैक लिस्ट होती है जिसमें 3 मेंबर कंट्रीज़ हैं, है ना। एक तो DRC है, ईरान है, और आपकी कॉन्गो है, मतलब DRC है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोरिया है और ईरान है। ग्रे लिस्ट में अगर बात करेंगे FATF की तो ये अभी रिसेंट में टर्की एंड UAE होंगे। आसियान के बारे में कौन सा सही है बताओ? चेयरमैनशिप ऑफ आसियान रोटेट्स एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। Chairmanship is decided by voting among the member state. Motto of ASEAN is one vision, one identity, one community. 12th August is celebrated as ASEAN Day. बताओ। तो मोटो तो यार सही है, देखो यहाँ पे तो ये जो आपका जो थर्ड वाला है वो तो सही होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है, थर्ड वाला तो सही होगा ही होगा, तो ये वाला गया आपका। और ये 12 अगस्त नहीं होगा, डेटा है, ठीक है, 8 अगस्त को होता है ये आपका, ये गलत होगा आपका। तो ऑप्शन बच गया एक, यानी 1 और 3। दूसरा वाला अपने आप गलत हो गया और पहला वाला अपने आप सही हो गया, तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC का परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है? फ्रांस नहीं है, चाइना नहीं है, जापान नहीं है, फिर UK नहीं है। तो जापान
नहीं है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर, हमने देखा था जो कंट्रीज़ काफ़ी पावरफुल थी वो बन गई थी इसका मेंबर, ठीक है, क्लियर। आगे है यूएन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज ट्वाइस, 2 बार किसको नोबेल प्राइज़ मिला है? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है यूएनएचसीआर, या फिर यूनिसेफ। यूएनएचसीआर हो जाएगा। यूनिसेफ को तो मिला ही नहीं है नोबेल, ठीक है। यूएनएचसीआर को 2 बार मिला है आपका, 1954 में मिला है, मैंने आपको लिखवाया भी था वहाँ पर, 1981 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भी रिसेंट मिला है 2020 में, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को मिला है 1969 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के बारे में स्टेटमेंट्स है। वन ऑफ द गोल्स ऑफ द एससीओ इज टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ईरान इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ, ईरान एक परमानेंट मेंबर है एससीओ का, बताओ जल्दी से। प्रियंका, जापान, हाँ जापान सबका सही है। और भाई क्वेश्चन नंबर ही बता दिया करो, ठीक है, अगर ए बी सी ऐसे लिखते हो तो। चलो भाई, तो अभी हमने देखा था ईरान अभी सबसे रिसेंट मेंबर बना है, ठीक है, 2023 में ज्वाइन किया है, और ये गोल भी है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, इनमें से किसको नोबेल नहीं मिला है? WFP, ILO, यूनेस्को या फिर UNHCR को? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीरियस 2024, यूनेस्को को नहीं मिला है। 21, बीमस्टेक के बारे में कौन सा सही नहीं है? बीमस्टेक के बारे में कौन सा सही नहीं है? इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 8 मेंबर स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, 8 तो है ही नहीं, 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नेपाल, म्यांमार मेंबर्स हैं बीमस्टेक का, ठीक है। केम इनटू बीइंग इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, सही है, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आया आपका ये। और इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटर रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन सार्क एंड आसियान कंट्रीज़, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें। इज़ और आर करेक्ट अबाउट G20 के बारे में कौन सा सही है? जल्दी से बताओ, पढ़ो। लैंग्वेज यार बता तो दिया है, कहाँ सो रहे हो? अराबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, क्या मतलब काम वाम करके कुछ निपटा विपटा के आ रहे हो क्या, कि भाई चलो भी क्लास तो चली रही है, कुछ काम वाम करके आते हैं, अब तुमको होश आ रहा है कि सर वो बात बताई नहीं आपने, मतलब कहाँ सो रहे थे अभी तक? चलो, तो इट हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, सही है, ये तो हमने देखा ही था, कोई G7 G20 का परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, बिकॉज करेक्ट ही पूछा है ना। तो या तो 2 होगा या तो 3 होगा। इट वॉज फाउंडेड ऑन अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर D 1 एंड 3। एंड दी लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट ही होगा, नहीं अभी 2 हैं बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द UN इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, बताओ। सर मेरा ऐप पे क्लास नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? हैं सर? कॉफ़ी क्लब आता नहीं यार, ठीक है, बता देंगे अभी। चलो, so all the main bodies of United Nations such as General Assembly, the Security Council, the Trusteeship Council was established with the founding of UN in 1945, not correct पूछा है। UN systems comprise not only the main bodies but also the funds, ये तो सही होगा आपका, funds, program, specialized agency आती हैं। Specialized agency of the UN systems are funded by both voluntary and assessed contributions. The programs and funds of the UN systems are financed only through assessed contributions, ओनली थ्रू असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये गलत होगा आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दी वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन सा नहीं है? तो भैया जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, तो उसके ग्रुप में काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन कौन सी, कुछ तो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि जो ICSID है वो मेंबर होता है, मीगा भी मेंबर ग्रुप है इसका, है ना। हाँ, IFC भी है, बट ये IPFSD नहीं है। 5 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, 5, 3 तो ये मैंने जो टिक करवाए वो हैं, और एक तो है आपका ये
IBRD जो मैंने बताया था, जो मर्ज हो चुका है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, चौथा ये हो गया। और IDA नहीं है ना यहाँ पे, एक IDA करके है, इट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये 5 ग्रुप्स हैं, मीगा, मीगा, ICSID, IFC, IBRD और IDA। अच्छा ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UN इज और आर करेक्ट? देयर टोटल नंबर इज नाउ 10 बट वॉज ओरिजिनली ओनली 6। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years ओनली। तो दूसरा वाला तो हमने पढ़ा ही है कि 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट किया जाता है ना, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। बाकी पहला वाला भी सही है कि अभी तो 10 मेंबर होते हैं, लेकिन पहले 6 मेंबर हुआ करते थे सिर्फ UNSC का, जो क्या बोलते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ G7 का परमानेंट मेंबर कौन नहीं है? G7 ग्रुप ऑफ 7, तो ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडिया पार्ट नहीं है G7 का। हाँ जी, अभी आ जाओ SSC क्वेश्चंस पे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं बस, ठीक है। चलो, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ जॉब्स इन इंडिया आर एट रिस्क ऑफ ऑटोमेशन एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा 2016? तो 69%, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का मेंबर कौन नहीं है? साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एक मतलब है, और इसमें इसका मेंबर नहीं है आपका म्यांमार, ठीक है। गलती से मैंने वो वहाँ पर रिलेट कर दिया था उस वाले क्वेश्चन में, CDS वाले क्वेश्चन में, ठीक है, बीमस्टेक वाले क्वेश्चन में। तो सार्क का मेंबर नहीं है म्यांमार, ये आपका बीमस्टेक और आसियान का मेंबर है, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मालदीव्स इसका मेंबर है, उसका नहीं, बीमस्टेक का। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड एग्रीमेंट्स एम्स टू स्ट्रेंथन इंट्रा सार्क इकोनॉमिक कोऑपरेशन टू मिनिमाइज द रीजनल region's potential for trade and achieve development for the people? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बताइए? आप्टा है, साफ्टा है, नाफ्टा है या लैया है? क्या है बताओ जल्दी से। तो ये आपका साफ्टा है, ठीक है, साफ्टा है, ठीक है, साफ्टा, साउथ एसोसिएशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका हो जाएगा फुल फॉर्म, ठीक है। साउथ एसोसिएशन, साउथ एशियन, एक सेकंड, साउथ एसोसिएशन नहीं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, एरिया होगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सार्क? सार्क की मेंबर कंट्रीज कितनी भैया? तो सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं 8। कौन कौन सी हैं जल्दी से बताओ? तो 8 कंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। इसकी मेंबर इंडिया है, इंडिया में पहले पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान है अपना, मालदीव्स हो जाएगा, ठीक है, 3 2 5, नेपाल भूटान भी आ जाएंगे अपने भाग के जल्दी से, और श्रीलंका। श्रीलंका यार काफ़ी पहले क्रिकेट में अच्छा होता था, जब कुमार संकारा, दिलशान है ना, वेला जयवर्धने, वो कुलासेकरा, मेंडेस, मलिंगा। अब तो एकदम से साफ हो गई पूरी श्रीलंका की टीम, सारे प्लेयर एक साथ ही चले गए। कहाँ मतलब वर्ल्ड कप फाइनल खेला था 2011 में, और अब तो है ना। क्रिकेट की बात करके गलती कर दी लगता है। I2U2 इज़ अ इनिशिएटिव ऑल्सो रेफर्ड एज, तो I2 का है मतलब ईरान, सॉरी ईरान बोल रहा हूँ, इज़राइल, इंडिया, और U2 का मतलब है UAE एंड USA। तो इट इज़ अ ईस्ट एशियन इस क्वाड, ठीक है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है बता जल्दी से?
तो आपका सारे ही है, ठीक है। ये हम जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको याद कराऊंगा कि पहले में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, पूरे 17 के 17 हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD होगा, ऑलराइट। I2 U2 में देखो यूरोपियन तो होने से रहा, वेस्ट एशियन करो यार, ठीक है, बिकॉज इसराइल तो वेस्ट, इसराइल और ये दोनों कंट्रीज तो वहीं का पार्ट है ना, इसराइल और UAE, ठीक है। तो वेस्ट एशियन स्क्वाड करो इसमें, वेस्ट एशियन क्वाड, ठीक है। ऑप्शन नंबर C आंसर होगा इसका। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ लिस्ट ऑफ 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स? किसने लॉन्च किया? तो ये यूनेस्को ने लॉन्च किया है। डैश वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1948 विद 23 कंट्रीज एज ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 23 कंट्री के साथ कौन स्टैब्लिश हुआ है? तो ये आपका गट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है ना, और इसी के बाद ही आपका बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। वेस्ट हुई होगा भाई यार, वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। अरे सर आपको कोल्ड भी होता है, मुझे तो लगा था आप AI जनरेटेड हैं। अच्छा, विच सुधर जाओ बेटा। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड इन 1988 बाई WMO एंड UNEP? तो WMO और UNEP ने मिलकर क्या बनाया था? IPCC बनाया था, है ना, देखा तुम लोगों ने। गट कितने कंट्रीज के साथ मिलकर स्टैब्लिश हुआ था? इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम सिग्नेटरी टू द साइट्स? ये इंडिया सिग्नेटरी कब बना था साइट्स का? साइट्स क्या है? अगेन एनवायरनमेंट वाले में पढ़ेंगे। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो आंसर होगा 1976, जब हमने 42nd अमेंडमेंट किया था। तो ऐसे याद कर सकते हैं तभी, ठीक है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द आई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? का बैडमिंटन का, तो बैडमिंटन का ध्यान रखना मलेशिया में। कुछ याद आया आपको? सुल्तान 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 अजलान शाह, सुल्तान अजलान शाह और सुल्तान जौहर कब, किससे रिलेटेड है ये? कब बताओ? सुल्तान अजलान शाह और सुल्तान जौहर कब, जो मलेशिया में होते हैं, किससे रिलेटेड हैं? तो बेटा बैडमिंटन मत मार कर देना, इसमें ध्यान रखना है तो मलेशिया में, लेकिन हॉकी। इंडिया ज्वाइंट, यस, इंडिया ज्वाइन द UN आफ्टर रेटिफाइंग UN चार्टर। तो कब ज्वाइन किया था? CPO में पूछा गया। तो ये हमने 1945 में ज्वाइन किया था, सॉरी अक्टूबर में हो गए, अक्टूबर ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, अक्टूबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? कहाँ पर है? तो ये भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो इनोवेशन ये वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसेड। ऑप्शन नंबर B। साउथ एशियन लीडर्स साइन द सार्क चार्टर फॉर द फर्स्ट समिट इन डैश इन द ईयर 1985। तो कहाँ पर साइन हुआ था? तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर तो आपका, ठीक है, कोलंबो नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, थिम्पू भी नहीं होगा, ढाका में होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या, पिछले क्वेश्चन में नहीं भैया, इसमें तो B होगा, ठीक है, इंसेड, कॉर्नेल और विपो, ठीक है। तो सार्क हमने देखा था 8 मेंबर कंट्रीज इसका मेंबर है, और काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ढाका में मतलब बना था ये, लेकिन हेडक्वार्टर काठमांडू में है। कुछ तो यार कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? कुछ क्वेश्चन कर लोगे, देखते हैं, जो नहीं कर पाओगे वो करवा देते हैं। ये वाला करना मत अभी, क्योंकि पढ़ाया भी नहीं अभी, वही है, ठीक है। अच्छा ये सब तो एनवायरनमेंट वाले हैं, एनवायरनमेंट वाले भी उन्हें मना किया था आपको। सार का मेंबर कौन नहीं है? ये तो, ये भी मत करना क्योंकि ये लेटेस्ट, अच्छा ठीक है, ये तो मतलब करंट अफेयर टाइप है। अब देख रहे हो 2024 में क्वेश्चन पूछा है, 2021 का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा है। अब जो पूछेगा आगे वो 2022 का याद करके जाना, है ना। चलो भाई, तो बाकी तो और आई थिंक कर सकते हैं, बाकी तो मेन मेन क्वेश्चन हो ही गए हैं, कुछ बचा है भी नहीं, ठीक है। दो दो तो स्किप ही करने हैं। इंटर ये बता दो कहाँ पर है ये? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर का जो हेडक्वार्टर है, आसान है ये, कहाँ पर है? फ्रांस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर D।
तो भाई अब आज का लेक्चर होता है यहाँ पर ख़त्म फाइनली। एंड जिसको भी बैच वगैरह लेना है तो ये यहाँ पर से जाके ले सकते हो आप, ठीक है। एंड कहाँ से? परमार अकेडमी ऐप से, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड कल करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो राष्ट्रीय संगठन है वो। सर आज ट्रैविस हेड को जल्दी आउट करवा देना। अरे सिस्टम पाड़ देंगे, बोला नहीं था शुरू में। ट्रैविस हेड, सोचो अगर आज ट्रैविस हेड ने एकदम फिर मार कुटाई मचा दी और इंडिया हार गया तो ट्रैविस हेड को नेशनल एनिमी घोषित कर दिया जाना चाहिए फिर तो हमारे हिसाब से। I2U2 बता दो सर। I2U2 कंट्रीज का ग्रुप है, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप है, सार्क है, G7 है, वैसे I2U2 4 कंट्रीज का ग्रुप है। इसराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए का। बैड बाय तुम्हारा ऐप नहीं चल रहा है, तो जो ये नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर, जो ये क्वेरी नंबर है जहाँ पर आप टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, तो वो वाले नंबर पे आप बोल दो, तो वो क्या है ना कि ऐप वालों से बोल देंगे, तो आपका ऐप चलो अगर कुछ होगा तो चल जाएगा। सर क्रिकेट खेलने चलोगे शाम को? मगर पहली बैटिंग मेरी। अच्छा, पहली बैटिंग तुम्हारी क्यों भैया? ऐसे थोड़ी ना होगा, पहले तो पुड़िया का पैकेट उछाला जाएगा। इंग्लिश आई तो हमारा और हिंदी आई तो तुम्हारा बैटिंग, ठीक है। अब पुड़िया तुम चूज़ कर लेना, केसर की लोगे या राजश्री लेनी है, कौन सी लेनी है वो तुम अपने हिसाब से, या फिर वो SNK वाली लेनी है, अपने हिसाब से तुम डिसाइड कर लेना। लेकिन इंग्लिश आई तो हमारा और हिंदी आई अगर मान लो तो फिर मैं बैटिंग करूँगा, अगर हिंदी आई तो मैं बैटिंग करूँगा। एंड इफ इंग्लिश देन आई विल बैट द फर्स्ट। ओके, तुम बढ़िया का रैपर चूज तुम कर लेना। हाँ विमल, अच्छा विमल उछालोगे, ठीक 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 ठीक, विमल उछलेगा। अच्छा राष्ट्रीय आएगा, जल्दी आएगा, है ना। ट्रैविस हेड बाहर हो गया मतलब। क्या PT सर? चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं कल विद द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर चैम्पियंस ट्रॉफी का चैम्पियन कौन बनेगा? ये तो यार 9 जून को हम बताएंगे, अभी तो नहीं बता पाएंगे। हाँ, अविनाश बेटा सुधर जाओ, है ना। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल।